Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube platform. This is your mentor आरसू कक्कड़। इस सेशन के अंदर आज हम 15th ऑफ मई से एसोसिएटेड जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो कवर करेंगे। क्या कुछ न्यूज़ में है, हिंदू में 2 इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज आए हैं उन्हें भी देखेंगे और ये आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों तरीके से एडिटोरियल्स इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे आज हिंदू में बेसिकली कर्नाटका के रिगार्डिंग जो इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया उसके रिगार्डिंग काफ़ी आर्टिकल्स रहे हैं, तो वो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से लाइक वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज और थिंग्स लाइक दैट उसमें अपने को एंटर नहीं करना है। सो दीज 2 आर दी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो आपके प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड, आप प्रीलिम्स बिट्स भी बोल सकते हो और साथ में मेंस में अगर इसका जीएस पेपर से कहाँ से लिंक करते हैं, सो आई विल मेंशन दैट ऑल्सो। 4 आर्टिकल्स हैं। पहले तो आज हम एक टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कंवल टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये टाइगर रिजर्व, क्यों न्यूज़ में है, इससे एसोसिएटेड अगर कोई बोर्ड आ जाता है सो उसके बारे में जानेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अथॉरिटी। फिर उसके बाद मंकी पॉक्स, सबने सुना है इस डिसीज़ के बारे में, कैसे होती है ये, कोई क्या सिम्टम्स हैं, अभी क्यों न्यूज़ में है और इसके रिगार्डिंग कोई वैक्सीन है या नहीं है। सो एवरीथिंग इन डिटेल जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक से आप इसको लिंक कर सकते हो। फिर उसके बाद जीएस पेपर 2 से सीबीआई। अब सीबीआई बेसिकली आज जो हम पढ़ेंगे ये न्यूज़ में है और ये आपका स्टैटिक भी है, तो आप करंट को स्टैटिक के साथ ऐसे ही लिंक करोगे कि आज आप लक्ष्मीकांत बुक से सीबीआई चैप्टर जो है रिगार्डिंग दिस बॉडी वो पूरा पढ़ लोगे, मतलब एवरीथिंग इन डिटेल, क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकता है क्योंकि अब ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न्यूज़ के अंदर है, राइट। सो मैं यहाँ पर करवाऊँगी, लेकिन आपके लिए भी ये होमवर्क रहेगा। ये ऐसा होमवर्क है जो मैं देख नहीं सकती हूँ कि आपने किया है या नहीं किया है। इफ़ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, इफ़ यू आर अ सिंसियर एस्पिरेंट, अगर आप शिद्दत से पढ़ ही रहे हो और चाहते हो क्लियर करना एग्ज़ाम, सो हर चीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर देने से नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मैंने होमवर्क दिया, अगर आपने करी हैं तो आप ही के फ़ायदे के लिए, अगर नहीं करी तो आप ही का ही नुकसान है। तो मेक श्योर कि जो चीज़ें आपको दी जाती हैं एज अ होमवर्क, अगर मैं आपको मैप प्रैक्टिस दे रही हूँ सो वो आप उसी दिन कर लो, राइट। तो सीबीआई के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बैनरघट्टा नेशनल पार्क न्यूज़ के अंदर है। कहाँ पर है ये नेशनल पार्क, कौन सी रिवर इससे एसोसिएटेड है, कब इसको नेशनल पार्क डेजिग्नेट किया गया, सो ऑल दीज थिंग्स विल टॉक अबाउट। ये आपके जीएस पेपर 3 से ही लिंक करता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दिस स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक ब्लॉक विल ओनली टाइटन द लीज। सो बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है दैट इज़ रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। सो सबने इसके बारे में ऑलरेडी सुना ही होगा, जिन्होंने नहीं सुना है तो भी टेंशन की बात नहीं है, जिनका फर्स्ट लेक्चर है वो भी आज इस चीज़ को मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगी। सो इंडो पैसिफिक जो ये फ्रेमवर्क है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जिसकी हम बात करेंगे आज, IPEF, सो ये बेसिकली US लेड इनिशिएटिव है, US लेड इनिशिएटिव है। अब इस इनिशिएटिव के चलते होगा क्या, और इस एडिटोरियल के अंदर राइटर आपको इंडिया का जो कंसर्न है, मतलब इंडिया, ये 4 पिलर्स पे बेसिकली इनिशिएटिव है। इंडिया जो है ट्रेड के पिलर पे थोड़ा सा हेजिटेंट है, क्यों है, क्या रीजंस हैं, सो विल टॉक अबाउट इट। आई होप अब आपको इसका एक थीम जो है वो पता चल गया है कि ये क्या है, बट फिर भी मैं अभी इन डेप्थ इसके बारे में आपसे बात करूंगी सही। सेकेंड एडिटोरियल आपके साइंस एंड टेक से इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज एक्सप्लेनिंग द माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। मेक श्योर करना जितना पढ़ा रही हूँ उतना समझ लोगे तो बहुत है, क्योंकि आपको यहाँ पर साइंस एंड टेक में काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो साइंस एंड टेक बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। सो वी डोंट हैव टू लाइक गो डीप इनटू इट। आपको यहाँ पर कोई PhD नहीं करनी है किसी एक टॉपिक में, उतने लेवल की डेप्थ रिक्वायर्ड है जहाँ से एग्जाम में सवाल बनता है। फिर उसके बाद कोई टॉपिक पे आउट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है और 4-4 दिन लगे वो 2-2 दिन उसके बारे में सर्च कर रहे हो, वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है। क्योंकि फिर तो आप UPSC मत करो, आप कुछ और सोच लो, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो वो UPSC में इतना तो आने वाला है नहीं, राइट। जितना आने वाला है उतनी डेप्थ तक ही पढ़ना है। ये सब एडिटोरियल्स हैं और ये आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करे वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करो। डोंट फॉरगेट टू share the videos with other aspirants जो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सिविल सर्विसेज, एंड ऑल्सो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलो लेट्स हैव अ लुक ओवर दी
फर्स्ट आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग, एक्चुअली यहाँ पर जो आपको रीसेंट कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है वो ये रीसेंट कॉन्टेक्स्ट नहीं है। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है, लेट मी टेल यू। या वो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट बताने के बाद बेसिकली यहाँ पर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं वो एक बार जान लो, मतलब थोड़ा लिंक तो बना ही पाओगे। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने क्या किया है अभी, ये रीसेंट कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसकी बात हो रही है। सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने रिसेंटली 21 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को क्लियरेंस दी है। दो बेसिकली किस लिए थी वो क्लियरेंस है, टू डाइवर्ट दैट, मतलब ये कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये क्या है बोर्ड के बारे में जानेंगे। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ और कंजर्विंग द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। रिसेंटली नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने परमिशन दी है टू यूज 21 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन तेलंगाना फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो वो जो 21 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ क्रूशियल कॉरिडोर दैट कनेक्ट्स कवल टाइगर रिजर्व। तो इसीलिए यहाँ पर ये कवल टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज़ के अंदर है। मैं यहाँ पर आपके लिए टाइगर रिजर्व का नाम लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, राइट। कवल टाइगर रिजर्व, फाइन। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, ये तेलंगाना के नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर है। मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगी। गोदावरी रिवर ऑन दी वन साइड और महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है ऑन दी अदर साइड। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला सेंट्रल हाईलैंड। तो मैप में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिवर्स जो इससे एसोसिएटेड है, सो दिस रिजर्व बेसिकली इज अ कैचमेंट फॉर रिवर गोदावरी एंड कदम। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो टाइगर रिजर्व है इट हैज़ अ कनेक्टिविटी टू तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का, और इंद्रावती टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़, राइट। तो आपके लिए आज होमवर्क है, मैं यहाँ पर आपके लिए कवल टाइगर रिजर्व कवर कर रही हूँ। ये देखो तेलंगाना में हम थोड़ा सा घूम के आते हैं आज, और ये रहा आपका तेलंगाना, ठीक है, जिस टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो टाइगर रिजर्व है तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व से इट बेसिकली इट कनेक्ट्स। सो आपके लिए बाकी दो टाइगर रिजर्व आज होमवर्क में हैं, ये कर लो, साथ साथ फायदे में रहोगे। नहीं करोगे तो सौदे का घाटा है, मत करो ऐसा। जिस दिन जो टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है उसको उसी दिन क्लियर कर लो, राइट। तो एक टाइगर रिजर्व मैंने बता दिया, दो साथ में लग गए हैं, तो इसलिए दोनों आज आप कवर कर लेना, मैप में ज़रूर देखना। फिर उसके बाद ये जो टाइगर रिजर्व है यहाँ के थोड़े वेजिटेशन की टोपोग्राफी की बात करूँ, सो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। डेंस फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, ओपन एरियाज हैं, रिवर्स हैं, सो डाइवर्स हैबिटेट है। टीक यहाँ पर इट इज़ एक्सक्लूसिवली एक्सटेंसिवली आई वुड से फाउंड अलॉन्ग विद बैम्बू। और फर्नड की डाइवर्सिटी की बात करूँ तो नील गाय हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, वाइल्ड डॉग, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, चिंकारा, सो ये सब आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल जो है दैट इज रिगार्डिंग मॉन्की पॉक्स डिसीज़ की बात हो रही है। क्यों हो रही है ये आप जीएस पेपर 3 से तो पहले आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है कि मॉन्की पॉक्स नो लॉन्गर कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी, इसीलिए मॉन्की पॉक्स न्यूज़ में है। मॉन्की पॉक्स एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है। वायरल जूनोटिक डिसीज़ का मतलब वो डिसीज़ जो कि स्प्रेड होती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। क्योंकि वो एनिमल्स से ह्यूमंस में आती है इसीलिए आप उसको जूनोटिक डिसीज़ बोलते हो। इट इज़ कोज्ड बाय अ वायरस और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़ा स्मॉल पॉक्स की तरह सिमिलर होते हैं, राइट। सो जैसे जो स्मॉल पॉक्स में सिम्टम्स होते हैं वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस करेंगे पीपल। दे विल लाइक एक्सपीरियंस फीवर, बॉडी ऐक होगा, रैशेज होंगे बॉडी पे। चिकन पॉक्स होता है ना, तो वैसे ही इट लुक्स लाइक, जो रैशेज होते हैं इन्फेक्टेड पीपल ब्रेक आउट इन द रैश दैट लुक्स लाइक चिकन पॉक्स, राइट। फीवर होगा, हेडेक होगा, they are usually more severe than in the chicken pox infection. Early stage में of this disease monkeypox can be distinguished from the smallpox because of the lymph gland it gets enlarged. ये जो बेसिकली डिसीज़ है ये 1958 में पहली बार इट वॉज डिस्कवर्ड।
following 2 outbreaks of pox-like disease in the colonies of monkeys, right? So यहाँ पर होता क्या है ना, सिंपल सी बात है, अगर आपसे कुछ स्टेटमेंट्स बन जाए तो ये जूनोटिक है, पहली बार कब आई, डिस्कवर हुई, और ये जो इन्फेक्शन है वो एनिमल से, जैसे मैंने बताया, ह्यूमंस की तरफ जाता है। तो अगर कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल है, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप आते हो उनके ब्लड से, बॉडीली फ्लूइड से, या फिर अगर आप मीट ले रहे हो, मीट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, तो दैट इज़ ऑल्सो, अगर आप वो खा रहे हो जो इनएडवोकेटली कुक्ड मीट है, तो वहाँ से भी एक रिस्क फैक्टर जो है वो बनता है। सो मोर देन 87,000 केसेज ऑफ दिस मॉन्की पॉक्स एंड 140 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड, लेकिन past 3 months have seen almost 90% fewer cases as compared to the previous 3 months. So basically यहाँ पर अब जो केसेस हैं थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। ट्रीटमेंट और वैक्सीन की बात करी जाए तो एक सपोर्टिव केयर तो डेफिनेटली रिक्वायर्ड रहेगा ही सही। जो वैक्सीन डेवलप्ड फॉर स्मॉल पॉक्स and approved, they are used in some countries and they can be used for monkeypox also, but in some circumstances. So वैक्सीन और ट्रीटमेंट का ये लॉजिक है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है, वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के ऊपर। एक हाई लेवल कमेटी मीटिंग हुई रिसेंटली, दैट वाज हेल्ड एट द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्यों हुई थी? इन कनेक्शन विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू सीबीआई डायरेक्टर। अब रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सबको पता है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है। कब सेटअप हुई थी? 1963 में, बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री? सो इट वाज सेटअप बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 1963, और ये इट इज़ ऑपरेटिंग अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं फैक्ट्स बता रही हूँ यहाँ से सवाल बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ये, लेकिन हाँ इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जो सीबीआई के बेसिकली सीबीआई इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर, जिनके हम अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। द वन इज आईपीएस ऑफिसर विद द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राइट। सो यहाँ पर लोकपाल एंड लोकायुक्त अमेंडेड द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, दे अपॉइंट द डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द सेंटर, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन बाय अ 3 member अपॉइंटमेंट कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। सीबीआई के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए सेंटर अपॉइंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन पे, किसकी रिकमेंडेशन पे? एक 3 member की अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, जिसके प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एक वो मेंबर होंगे, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज। 3 member हो गए बॉडी में। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इफ देर इज नो रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो इंक्लूडेड होंगे कमेटी के अंदर। सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है? सो एज पर द सीवीसी एक्ट 2003, दिस एक्ट फिक्स द टेन्योर ऑफ सीबीआई डायरेक्टर एट 2 years, 2 साल का होता है। तो ये आपको याद में रखना है। अब उसके बाद रही सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की बात। सो 2019 में कोर्ट ने डायरेक्शंस दी कि दैट अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम द सीबीआई चीफ मस्ट हैव एटलीस्ट 6 months लेफ्ट इन देयर करंट जॉब। सो आप ये देख सकते हो, इट इज़ मैंडेटेड कि नो ऑफिसर विद लेस देन 6 months टेन्योर, जिनका मंथ्स 6 months से कम बचा है रिमेनिंग, कैन बी कंसीडर्ड। सो इट मतलब जो भी सीबीआई के चीफ बनना चाहते हैं, एटलीस्ट 6 months लेफ्ट इन देयर जॉब, उनको दे मस्ट हैव एटलीस्ट 6 months लेफ्ट, राइट। सीबीआई, अच्छा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, 1963 में इस्टेब्लिश हुई। कमेटी का नाम ध्यान में रखना, संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल नहीं है। पावर कहाँ से मिलती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये इट ऑपरेट्स अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन। फंक्शन क्या है मैंने आपको बता ही दिया। इनिशियली इट वॉज सेटअप टू इन्वेस्टिगेट करप्शन इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लेकिन अब इसका जुरिसडिक्शन एक्सपैंड हो चुका है और वाइड रेंज ऑफ केसेस बेसिकली इट कवर्स इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम्स, ऑर्गेनाइज क्राइम, स्पेशल क्राइम्स, तो ये सब कुछ, ठीक है। चलिए अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है बैंगलोर बेस्ड
NGO है जिन्होंने रिसेंटली दे सॉट प्राइम मिनिस्टर्स इंटरवेंशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस एंड अराउंड बैनरघट्टा नेशनल पार्क। तो बैनरघट्टा नेशनल पार्क के अराउंड जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पर एक बैंगलोर बेस्ड NGO है, दे हैव रिसेंटली सॉट प्राइम मिनिस्टर्स इंटरवेंशन अगेंस्ट इट। कहाँ है ये बैनरघट्टा नेशनल पार्क? बैंगलोर में है, कर्नाटका के अंदर, इन द हिल्स ऑफ एनिकल रेंज। रेंज का नाम इम्पॉर्टेंट है, एनिकल रेंज। 1974 के अंदर इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। 2002 में अ पोर्शन ऑफ दिस पार्क बिकम बायोलॉजिकल रिजर्व ऑल्सो, और 2006 के अंदर इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई एनक्लोजर वॉज इनोग्रेटेड एट द पार्क। रिवर कौन सी है? सुवर्णमुखी स्ट्रीम। ये स्ट्रीम मेन सोर्स ऑफ वाटर है फॉर द एनिमल्स ऑफ द पार्क एंड इट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द पार्क, राइट। तो ये रिवर का नाम, ये रेंज का नाम UPSC डेफिनेटली पूछ सकती है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिए, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं वेजिटेशन फ्लोरा फना की बात करूँ तो सैंडलवुड, नीम, बैम्बू, टैमरिंड, यूकलिप्टस, ये सब स्पीशीज़ आपको फ्लोरा की देखने को मिलेंगी। और फना के अंदर एंडेंजर्ड एशियन एलिफेंट, टाइगर, स्पॉटेड डियर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड पिग, स्लॉथ बियर, ये सब कुछ स्पीशीज़ हैं। वेजिटेशन की बात करूँ तो 3 टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट कैन बी फाउंड हेयर: ड्राई डेसिडियस स्क्रब फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मॉइस्ट मिक्स्ड फॉरेस्ट। ये है वेजिटेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब शुरू करने से पहले आगे, क्योंकि मैंने आपके साथ ये बैनरघट्टा नेशनल पार्क और अभी जो हमने रिसेंटली टाइगर रिजर्व भी देखा जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ पढ़ा था, सो आई वुड थिंक कि हम एक बार नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में वैसे आपको होमवर्क देती, बट ठीक है मैं आपको कुछ उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ जहाँ से आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, अब वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आप उसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट्स आपको याद हैं कमेंट सेक्शन में बताओगे, जैसे कब एस्टैब्लिश हुई एंड कौन उसका अगर चेयरपर्सन है, क्या एडवाइजरी नेचर की है, क्या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर है तो कौन सा एक्ट बैक करता है, तो ये सब आपने बताना है चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में। रही बात नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। एडवाइजरी नेचर, इसका रोल जो है इट इज़ एडवाइजरी इन नेचर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ऑन फ्रेमिंग द पॉलिसीज एंड मेजर्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो इसका फंक्शन यही है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट की कंजर्वेशन और उसकी डेवलपमेंट। कॉम्पोजिशन की बात करूँ सो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। इट हैज़ लाइक 47 मेंबर्स, तो ये अभी आप एक बार इसको ज़रूर कंफर्म कर लेना कि कितने मेंबर्स हैं, बट या अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट 47 मेंबर्स है। अभी रिसेंट अपडेट जो हुआ हो वो आप चेक करना एक बार, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन चेयरपर्सन है, एडवाइजरी बॉडी है, कौन सा एक्ट है, ये सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो आर्टिकल है बेसिकली ये आपका एक एडिटोरियल आया है आज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, तो इसके बारे में जानते हैं। मैं ओवरऑल आपको पहले इस एडिटोरियल शुरू करने से पहले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पैरिटी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर इसी की ही बात कर रहा है और इंडिया का क्या स्टैंड है इसके विद रिस्पेक्ट टू में वो डिस्कस हुआ है, ठीक है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एक US का इनिशिएटिव है, एक US ड्रिवन इकोनॉमिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है। किसके लिए? फॉर द कंट्रीज इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, उनके लिए है। इसका पूरा फ्रेमवर्क का एम क्या है? इट वांट्स टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल ग्रोथ, ये चाहता है।
सो IPF के 4 पिलर्स हैं यहाँ पर। ट्रेड, मैं ये आपको आगे बताऊंगी भी सही, यहाँ पर आप देख सकते हो, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, टैक्सेशन और फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड। तो यहाँ पर इंडिया का जो कंसर्न है, इंडिया हेजिटेंट है टू जॉइन द ट्रेड पिलर ऑफ इट। ये भी अभी बात करेंगे, लेकिन पहले आई थिंक अब आपको पता चल गया है कि ये क्या है। IPEF एक फ्रेमवर्क है फॉर द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू सॉलिडिफाई देयर रिलेशनशिप एंड एंगेज इन द क्रूशियल इकोनॉमिक एंड ट्रेड मैटर्स दैट कंसर्न दैट रीजन, जहाँ पर आप बिल्ड करना चाहोगे रिसिलियंट सप्लाई चेन। ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन अभी क्यों न्यूज़ में चल रहा है मैं वो भी बताऊंगी। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली क्यों नहीं है, क्या अलग क्या है इससे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी बताती हूँ क्या होता है। बट अलाउ द मेंबर्स, वैसे कोई ऑफिशियली बोलूँ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं, लेकिन इट मे अलाउ द मेंबर्स टू नेगोशिएट द पार्ट्स दे वांट टू, जिसमें ट्रेड भी आता है, राइट, जो इंडिया के लिए कंसर्न है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखो सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं एक जो बाइंग और सेलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मेरा माल अगर यहाँ पर US जा रहा है, आई एम इंडिया, और अमेरिका में कंट्री में अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड है, सो इंडियन की कंपनीज, मेरी कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती है और मैं जो प्रोडक्ट भेज रही हूँ उस पर जो टैक्स लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू अगर कोई और प्रोडक्ट भेज रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मेरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड है उस कंट्री के साथ। तो ऑब्वियसली मेरे प्रोडक्ट को एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा मार्केट में। ओवरऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या हो गया, अरे एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज दैट अलाउज देम टू ट्रेड विद ईच अदर विदाउट पुटिंग टैक्सेस और फीस ऑन द थिंग्स दे ट्रेड। इसका मतलब कंट्रीज कैन बाय एंड सेल द थिंग्स फ्रॉम ईच अदर बहुत आसानी से, ईजीली, चीपली, राइट। दोनों के लिए गुड बिजनेस है। अमेरिकन बिजनेस जैसे हैं, दे कैन सेल देयर गुड्स टू इंडियन कस्टमर्स विदाउट फेसिंग एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। सो जो ट्रेड है विद ईच अदर, ये और ज़्यादा बढ़ती है और इट हेल्प द कंपनीज, सॉरी द इकोनॉमीज ऑफ बोथ द कंट्रीज टू ग्रो। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, अभी बताते हैं दिक्कत कहाँ है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो, अब ये जिसकी हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, इसमें 13 कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी है। बेसिकली पैसिफिक मेंबर्स, एशियन के तो बहुत ही मेंबर्स हो गए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाईलैंड, US, वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया, ये 13 के 13 हैं। न्यूजीलैंड, मलेशिया, कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये आपको याद में करने हैं, सवाल बन सकता है। देखो 2019 में इंडिया वॉकड आउट फ्रॉम द ट्रेड पैक्ट कॉल्ड रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। UPSC से सवाल पूछ चुका है कि इस पार्टनरशिप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। 10 एशियन कंट्रीज़ हो गई, बाकी चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडिया वॉकड आउट, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब जब ये सब मिलके एक ग्रुप है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, इंडिया चाइना की वजह से यहाँ से बाहर आ गया, क्योंकि ऑलरेडी चाइनीज़ गुड इतने यहाँ पर आप देखते ही हो इम्पोर्ट होते हैं, वहाँ से मार्केट है, इंडिया इज़ अ मार्केट टू दैट। तो अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा चाइना के साथ, तो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको ऑब्वियसली हैम्पर होगा, अनफेयर कंपटीशन होगा इम्पोज ऑन द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, क्योंकि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो ड्यूटी लगेगी, जो टैक्स लगेगा, वो बहुत ही कम होगा। सो इट माइट लीड टू लाइक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अनफेयर कंपटीशन इम्पोज ऑन द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। ये इंडिया का इंटरनेशनल ग्रुपिंग में स्टैंड रहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से RCEP की नेगोशिएशंस में, इसीलिए इंडिया पुल्ड आउट ऑफ इट, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें, अब 2023 में, ये थी 2019 की बात, सेम पैटर्न्स पे बात आ गई, लेकिन अब चाइना नहीं है, चाइना इज रिप्लेस्ड बाय US, क्योंकि अब ये US ड्रिवन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है फॉर प्रोस्पेरिटी। यहाँ पे इंडिया को सोच समझ के चलना पड़ेगा, एक बैलेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद द US इज इंडियाज टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी। लेकिन प्रायोरिटी है, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस बार ये जो ट्रेड, ट्रेडिशनल ट्रेड होती थी दैट डील्स फोकसेस ऑन टैरिफ, इस बार IPEF completely remove the tariff element and focuses on issues related to intellectual property, services, investment, domestic regulation। ये अलग है। और यहाँ पर जब आप ट्रेड का जो पिलर है, वही इंडिया को डर है कि अगर आप, इंडिया इज हेजिटेंट टू ज्वाइन द ट्रेड पिलर ऑफ दिस फ्रेमवर्क,
क्योंकि ये डर है कि इट विल रिजल्ट इन दी, आप क्या पता यूएस पे इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ जाए, राइट, जो कि फिर एक एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट आप बोल सकते हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो दैट इज़ लाइक वेगली वर्डेड लैंग्वेज, न्यू एज लैंग्वेज है, कल को उसका क्या इंटरप्रिटेशन हो वो यूएस जानता है, क्योंकि यूएस का फ्रेमवर्क है यहाँ पर। और किसी भी चीज़ में जब आप एंटर करते हो आपको पहले नहीं पता चलेगा, बाद में ही उसके स्टेप्स जो हैं मतलब वो कैसा सा निकला बन के वो पता चलता है, राइट। सो इंडिया इज ऑफ द वरी कि इट कुड ट्रैप fears if it could trap countries the economic wide permanent commitments that could compromise their domestic policy making making space, right? So यहाँ पर वही बात हो गई कि इंडिया एक साइड पे अपने जो पार्टनरशिप है कंट्री के साथ वो डेवलप करना चाहता है, लेकिन नॉट एट द कोस्ट ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन इट। आप चाहते हो लेकिन ये कोस्ट पे नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी इंडिया की है विद द यूएस, लेकिन इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो जाए किसी दूसरी कंट्री पे, ये डर है। और इसीलिए वी कैन नॉट लाइक टेक दिस कोस्ट इसके बिहाफ पे, राइट। सो दिस इज द इशू जो आई थिंक अब आपको समझ आ गया है व्हाई इंडिया इज हेजिटेंट टू जॉइन द ट्रेड पिलर ऑफ आईपीएफ के 4 पिलर्स हैं जो वैसे मैंने आपको बता दिया, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। इंडिया सबके लिए ओके है, बट ट्रेड का जो पिलर है इंडिया ने बाकी 3 पिलर ज्वाइन भी कर लिए हैं, बट नॉट ट्रेड। यस, बट इंडिया देयर इज अ ग्रेट प्रेशर ऑन इट टू ज्वाइन द ट्रेड टू, बट द अदर पिलर्स लाइक ट्रेडिशनली ट्रेड डील्स जैसे मैंने आपको बताया ये यूज टू मोस्टली अबाउट द टेरिफ्स, इस बार जो है चीज़ें अलग हैं, दैट इज वाई इंडिया इज रिलक्टेंट एंड हेजिटेंट। अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट। ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 3 persons DNA, अ बेबी हैज़ 3 पेरेंट्स। तो कैसे 3 पेरेंट्स, क्या है माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट? मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताऊंगी। मतलब बेबी टेक्निकली हैज़ 3 पेरेंट्स डिराइविंग माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम अ डोनर अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम द बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ये लाइन का मतलब आपको समझ आ जाएगा जब आप बहुत ही 2 मिनट के काम में बात में समझ जाओगे। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, जिन्हें नहीं पता देखो बहुत सिंपल सी बात है, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इधर साइटोप्लाज्म होता है जिसमें काफ़ी ऑर्गेनेलीज होती हैं, उसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली जिसका अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होता है, और यहाँ पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया इन्फेक्टेड होगा तो वो आगे बेबी को पास हो जाएगा, इनहेरिट होगा, जिससे कि क्या क्या हो सकता है वो अभी आपको बताऊंगी। और यहाँ पर क्या होता है ना, पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता देती हूँ। देखो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली द पावर हाउस, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये एनर्जी जनरेट करते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सेल फंक्शनिंग इन द ह्यूमन बॉडी। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ डिफेक्ट आ जाए जिसकी वजह से फिर ओवरऑल सेल की फंक्शनिंग जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, एनर्जी पावर हाउस है ये। सो डिसीज दैट अराइजेज आउट ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया डू नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंट एनर्जी, ऑर्गन फंक्शंस में इफेक्ट होगा, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। सिम्टम्स जो हैं जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ना वो आगे जाता है जब बच्चा पैदा होता है, सो जो मदर के यहाँ से आगे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखो, जस्ट गिव मी अ मिनट, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज ओनली पास्ड बाय द मदर्स। ये रिसर्च ने कहा है कि व्हाट इज द साइंटिफिक प्रोसेस बिहाइंड इट, कि जो मदर जब डीएनए जो है जो इनहेरिट करता है, जो बेबी को आगे इनहेरिट हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज जो है दे आर ओनली एंड ओनली पास्ड बाय द मदर्स, फादर नहीं। तो अब आप इसमें क्या करोगे, साइंटिफिक प्रोसेस क्या कहता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, ये पूरा जो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट है इसमें होगा क्या, ये तस्वीर देखो, इससे आपको जो कुछ लिखा हुआ है ना वो क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर के अंदर, ये पिक्चर क्या कह रही है, यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी केयरफुली 2 मिनट के लिए, ताकि आपको मैं ये समझा पाऊँ। MDT माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है जो मदर से बच्चे को आ सकती है, तो उसके लिए MDT में क्या होता है, MDT इन्वॉल्व्स टेकिंग एन एग फ्रॉम द मदर एंड रिमूविंग अनहेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम इट। तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये मदर है, माइटोकॉन्ड्रियल इन्फेक्टेड डीएनए है, तो आप क्या करोगे, एक डोनर हो गया, मतलब थर्ड पार्टी आ गई। अब जो डोनर है आप उसका एग लोगे,
वहाँ से उसका तो इन्फेक्टेड डीएनए नहीं है, सो वहाँ पर आप क्या करोगे, उसकी जगह पे जो मदर का जो न्यूक्लियस है, बायोलॉजिकल मदर का न्यूक्लियस उस हेल्दी एग के अंदर आप डालोगे, और जो डिसीज वो जो इन्फेक्टेड था वो नहीं है। यहाँ से आपने माइटोकॉन्ड्रियल डोनर लिया है, एग लिया, और उसमें मदर, बायोलॉजिकल मदर का न्यूक्लियस जो है वो डाला, और इधर फिर स्पर्म, और यहाँ से इट विल लीड टू फर्दर, अब जो रिजल्टिंग एग होगा दैट विल बी इम्प्लांटेड इनटू द मदर्स यूट्रस, जो कि डिसीज फ्री होगा, राइट। इट कैन डेवलप इनटू अ हेल्दी बेबी दैट इज फ्री फ्रॉम मदर्स माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज। क्योंकि यहाँ पर जो डोनर है, एक और डोनर है द थर्ड पार्टी, सो इसीलिए आप इसको 3 बेबी पेरेंट जो है वो बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये था इंपॉर्टेंट एमडीटी जो आप क्लियर हो गया, ये साइंस एंड टेक से बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगती है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आज के सेशन के लिए इतना ही। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कर साइनिंग ऑफ। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग।